नमस्कार, आदाब। मैं शिको अलबदर इस वक्त हूँ हरियाणा के यमुनानगर ज़िला में। यमुनानगर ज़िला के कई सुदूरवर्ती गांवों में जब हमने भ्रमण किया तो ये पाया कि बिहार और झारखंड से कई लड़कियां शादी के नाम पर यहाँ लाई जाती हैं, यहाँ विवाह होता है और बहुत सी महिलाओं की परिस्थिति उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और इसमें एक दुखद बात यह है कि यहाँ जो जिस तरह से सामाजिक भेदभाव होता है उसमें ये उन लड़कियों से, उन महिलाओं से ये कहा जाता है कि उन्हें खरीद कर लाया गया है, ये ताने दिए जाते हैं। मगर सच्चाई ये होती है कि उनके माता पिता किसी प्रकार का, किसी तरह की कोई राशि तो नहीं लेते, लेकिन ये चीज देखने में आया कि बिचौलिए जो होते हैं इसमें एक बड़ी रकम लेकर के बिहार और झारखंड की लड़कियों को यहाँ लाते हैं और इसके बाद यहाँ पर उनका कई तरह से शोषण भी होता है, प्रताड़ना भी होती है। और ये जो चीज है ये सामने कई तरीके से, कई राजनीतिक, ना तो ये मसला बन पाता है ना ही ये सामाजिक मसला बन पाता है। इसे लेकर के हम बात करेंगे झारखंड की एक महिला से जो लगभग 5-7 साल पहले ये वो यहाँ आई थी, लेकिन उन्होंने एक समाज में संघर्ष करके अपनी एक जगह बनाई, मुकाम बनाया और अ, कई ऐसी महिलाओं का एक नेटवर्क तैयार किया जो बिहार और झारखंड से यहाँ लाई गई थी। हमारे साथ हैं अंजुम बानो और ये झारखंड के धनबाद जिला से हैं और इनका ननिहाल जो है ये चतरा में पड़ता था, जहाँ चतरा में पड़ता है जो चतरा के प्रतापपुर में। जब ये छोटी थी तो इन्हें ये बताया गया, इनके 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 जीवन में भी बहुत संघर्ष रहा और माता इनकी नहीं थी, पिता ने दूसरी शादी की और तमाम तरह की इस तरह के पारिवारिक उलझनों के बीच में इनके ननिहाल के लोगों ने इनकी शादी जो है झारखंड से हरियाणा के एक गांव में करा दिया। आज हम अंजुम बानो से उनके जीवन के संघर्षों को जानेंगे। अंजुम बानो, आपका इस एम्पावर पीपुल के इस कार्यक्रम में स्वागत है और हम बहुत खुशी है कि आपने समय दिया। हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप कितने साल पहले, जैसा कि मुझे मालूम है कि आप 7 साल पहले यहाँ आई, आप बताएंगे कि आप कितने साल पहले यहाँ आई और किस तरह के सामाजिक संघर्ष को और घरेलू संघर्ष को आपने यहाँ महसूस किया, देखा। जी सर, मैं 2015 में यहाँ पे आई थी। हालाँकि मैं शादी करके आई थी, जो मेरी नानी की भतीजियाँ हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे शादी हो रखी है। तो मेरी जो नानी के भाई है, उन्होंने रिश्ता करवाया मेरा, मेरे हस्बैंड गए हुए थे और जो मेरे नानी के, जो उनके जमाई थे, मेरे नाना के, वो गए हुए थे मेरे हस्बैंड को लेकर। तो उन्होंने वहाँ पे देखा और 5 दिन के अंदर ही हमारी निकाह हो गई और मैं सितंबर 10 तारीख को यहाँ आ गई थी। अंजुम, आप ये बताइए कि फिलहाल आपने किस तरह से महिलाओं का जो नेटवर्क है, जो झारखंड और बिहार की जो महिलाएं यहाँ पर शादी के नाम पर जो लाई गई, उनका आपने एक नेटवर्क तैयार किया। सर, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। मैं ही हूँ जो पहली बार यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। यहाँ पे रहने में मुझे भी पहले-पहले बहुत दिक्कत हुई, जो बात समझने में या फिर काम वगैरह में। तो धीरे-धीरे मुझे पता चला कि जो मेरी ननद है, एक बार मुझे बहुत बुखार हो रहा था, मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगी। उसने कहा क्यों नहीं करेगी? हम तो यहाँ की महारानी नहीं है। हमने हालाँकि तुम्हें खरीद के लाया, हमने पैसे दिए। तो मुझे बहुत गुस्सा है, भई पैसे दे के मेरे खुद के घरवालों ने मुझे बेच दिया। तो एक टाइम पे मुझे रोना आया कि अगर मेरे माँ-बाप नहीं है तो मेरे नाना-नानी ने मेरा सौदा कर दिया, बेच दिया। इतनी भारी हो रही थी मैं। तो मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं बेचा है, उन्होंने पैसे लिए हों तो हमें नहीं पता। मैंने उन पे लगाया तो उन्होंने कहा हाँ, खर्चा हुआ तो हमने लिया, हमने घर में रखा भाई बाकायदा उन्हें खाना दिया, तो हमने सिर्फ़ अपना खर्चा लिया है। तो मैंने कहा 20,000 का खर्चा थोड़ी होता है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई जब मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं बिना जान पहचान के, बिना किसी के कहने पे बस मेरी शादी करवा दी, तो क्या मैं ही हूँ अकेले? तो फिर मुझे पता चला कि मेरे गाँव में एक और महिला है, जो है वहीं से, और उसकी मुझसे भी ज़्यादा बुरी हालत है। उसका हस्बैंड शराब पीता है, उस पे लड़कियाँ हैं, वो खुद काम करती है, पर काम के नाम पे वो सिर्फ़ खेतों में काम करती है। फिर धीरे-धीरे करके मैं एक संस्था से जुड़ी। जब मैं वहाँ जुड़ी, पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था भाई दुनिया में इतने धोखे खा चुके हैं ना अपनों के हाथों की, मतलब ये तो बस ऐसी है।
आज आ रहे हैं कल छोड़ देंगे। पर फिर मेरी बहन जो है उसमें जुड़ी, वो मीटिंग में आने जाने लग गई। तो फिर एक दिन मेरा भी इंटरेस्ट जागा, भाई मैं भी देखूं जाके मीटिंग में होता क्या है। मैं गई तो वहां मैं बहुत सारे लोगों से मिली, अफसर से भी मिली, पुलिस वाले से मिली, वकील से मिली, जज से मिली। तो मेरा इंटरेस्ट जागा क्योंकि मेरा शुरू से ही ना कुछ ऐसा माइंड था कि कुछ करना है भाई। पर उस टाइम पे मुझे कोई फील्ड नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो एक बार आगे, दो बार, तो ऐसे जुड़ते जुड़ते मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो बहुत सारी औरतें भी मिली, बहुत ऐसे भी मिले जिन्हें पता ही नहीं है कि भाई वो बिकी भी है। बहुत ऐसे मिली जो मजबूरियों की वजह से यहाँ पे आई। बहुत ऐसी मिली जो जिन्होंने, एक लेडी से जिन्होंने कहा कि भाई मैं अपने घर से तंग आ गई थी। जब रिश्ता है ना, मैंने 2 मिनट भी नहीं लगाया हाँ करने में, और उसने शादी कर ली। तो धीरे धीरे मैं सबसे मिली, सबके बारे में जाने, तो मुझे लगा भाई मेरा दुख तो बहुत कम है, इनके दुख क्या, कि मेरा दुख कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने एक धीरे धीरे वैसी महिलाओं के साथ नेटवर्क तैयार किया। अंजुम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हम थोड़ा बात करते हुए कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने पारो वॉइस के नाम से एक यूट्यूब चैनल को भी लीड कर रही हैं, जी। उसकी एंकरिंग करती हैं। क्या है पारो वॉइस? पारो वॉइस जो है, हम उन महिलाओं की आवाज उठाते हैं जो खुद के लिए नहीं बोल पाती हैं। हम एक जागरूकता का चैनल चलाते हैं। इसका मकसद ये है कि भाई कोई ऐसी लेडी है जो सरकार तक नहीं अपनी बात पहुंचा सक रही, पुलिस वाली तक नहीं पहुंचा सक रही, तो हम एक माध्यम बने हैं ताकि हम अपनी बात, उनकी बात अपने जरिए उन तक पहुंचा सके। अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत है तो हम वो कर सके। जी। तो पारो वॉइस के में किस तरह के वीडियो क्रिएट करने का आप काम करती हैं? जैसे कि किसी के घरेलू मसले हैं, या फिर कोई ऐसी है जिन्हें इंसाफ चाहिए पर मिल नहीं रहा है, तो उन मसलों को हम उठाते हैं। बाकायदा हम उनका फेस वगैरह नहीं दिखाते, हमें सिर्फ उनकी तकलीफों से मतलब है, वो उनके फेस से नहीं। तो हम फेस से ज्यादातर रिवील नहीं करते हैं, हम उनके मसले ही उठाते हैं। तो अंजुम बानो पारो वॉइस नाम के एक यूट्यूब चैनल को भी लीड कर रही हैं, और लीड करने के साथ साथ वो दूसरी ऐसी महिलाओं को भी एक चेन में जोड़ रही हैं जो बिहार और झारखंड से शादी के नाम पर लाई जाती हैं, और इस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास वो मुहिम कर रही हैं। यहाँ जब हमने कई महिलाओं से बात की और ये कहा कि क्या वो अपने बेटों के लिए हरियाणा में जब आप रह रही हैं तो क्या अपने बेटों के लिए वो झारखंड और बिहार से बेटियां लाएंगी, तो कई महिलाओं ने ये कहा कि नहीं, हमने जो दिन देखे हैं वो हम नहीं देखना चाहते। हम अपने देश में ही जो है वो जो बेटियां अपने देश में हैं यानी झारखंड और बिहार में, वो वहीं रहें। हम अंजुम जी से जानना चाहेंगे कि उनका जो अनुभव रहा है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। क्या आप इस चीज से सहमत हैं कि वहां की बेटियां ना लाई जाएं, जिस तरह से हमने उनके संघर्षों को और दूसरी महिलाओं को देखकर सुना और जाना? मैं तो यही कहूंगी सर कि मतलब जो आ गई है ना, बस उसी पे स्टॉप लगा दो, आगे नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो दिन हमने देखे हैं, जब मैं खुद की बात करूं, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, कि जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा जो है, पहले सबने कहा भाई वो दुपट्टा लो, मुंह ना दिखाओ किसी को, सास के ससुर के आगे, मतलब वो रखो, दुपट्टा रखो, उल्ला करो, यहाँ पे उल्ला कहते हैं, वो करो। तो मैंने इस चीज के खिलाफ बोला, तो ये मेरा ये नतीजा हुआ कि मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाने बहुत अच्छे लगते थे। मैं पहले यूट्यूब चलाती थी, फिर उसमें मैंने 2-4 बार वीडियो भी डाला था, फिर मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर मैं इंस्टाग्राम पे गई, फेसबुक पे गई, तो गांव वाले लोग बातें बनाने लग गए। अगर मैं किसी से बात कर लूं तो भाई ये बिहार तो बहुत खराब है, इसके साथ फंस गई। मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले हैं ना, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम यहाँ से भाग जाएं। मेरे ससुर को भड़काया, मेरे हस्बैंड को भड़काया कि ये नहीं रहेंगे, सब कुछ लेके भाग जाएंगे तुम्हारा। मतलब मेरे ऊपर, खुद के ऊपर जब इतना कुछ बीता भाई, उन्होंने दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाया। मेरे घर पे आप यकीन नहीं मानोगे, 3-3 4-4 पहरे पड़ते थे कि हमें इसे पकड़ना है। मैंने भी कहा भाई तुम पकड़ के तो दिखाओ। जब हम अभी इतनी दूर से अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, भागना होता तो हम वहीं से भाग जाते ना, यहाँ क्यों आते? तो मेरे ऊपर इतने पहरे बिठाए गए कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा भाई जब मेरे साथ ही हो रहा है तो औरों के साथ तो होगा, और जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो औरों को क्यों लाके हम यही तकलीफ दे जो हम सह रहे हैं। बिल्कुल।
आपने आपने जैसा अंजुम ने बताया कि वो नहीं चाहते, यहाँ की महिलाएं नहीं चाहती कि और दूसरी लड़कियां जो हैं बिहार झारखंड से लाई जाएं, हालांकि इसके पीछे गरीबी एक बहुत ही मूल कारण है। तो इस पर किसी तरह की एक पॉलिसी निर्माण होना चाहिए, एक लोगों में मुहिम हो, मोबिलाइजेशन हो, और इसको लेकर के एक नया इतिहास रचा जाए, अभियान चलाया जाए इस तरह के। हम अंजुम से एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या वो महिलाएं जो यहाँ लाई जाती हैं उन्हें वो जगह मिल पाती है पत्नी के रूप में, या पारिवारिक अधिकार जो होते हैं, जो फैमिली राइट्स होते हैं एक पत्नी के, क्या वो मिल पाता है? नहीं सर। क्या क्या परेशानी आती है? एक तो ये परेशानी होती है कि वो लोग हमें अपना समझते ही नहीं है। उनके लिए जो है हम बाहर की औरतें हैं। हमारे हस्बैंड ने हमें खरीद के लाया, क्योंकि मेन बात है ना, यहाँ पे हमारे आने से पहले ये खबर फैल जाती है ना कि भाई पैसे दे के ला रहा। अब चाहे फैमिली ले ना ले, वो पैसे तो ले रहे हैं ना, तो उनके लिए होता है कि हम खरीद के लाई गई है। दूसरी जो है हमें काम सिर्फ सोचते हैं कि ये काम के लिए, तो हमसे ज्यादा जरूरत से ज्यादा काम भी करवाया जाता है। दूसरा जो आप देखें कि ये जो होता है, हमें शादी ब्याह में नहीं बुलाया जाता, वो मतलब हमें किसी चीज का हिस्सा नहीं समझती है। अगर हम चली जाए तो बोलती है इन्हें खाने का नहीं पता है, पहनने का नहीं पता है, ये तो पता नहीं क्या कुछ खाती होंगी, ये यहाँ पे आके मतलब हमारा एक तमाशा बन जाता है। हमारी आवाज को भी जो है अगर हम जो बोले ना तो उसे रिपीट करके बोला जाता है। मेरे गाँव में मुझे बहुत बोलते हैं बिहारो है बिहारो, जब हालांकि मेरा नाम है, वो नाम भी ले सकते हैं, जैसे और कोई है तो उनका नाम लेके बुलाते हैं जो इधर की बहू है, पर हमारा नाम नहीं लिया जाता। मतलब ये है कि हम एक समान है जिसे बस इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। तो क्या क्या सामाजिक भेदभाव इस तरह का सब है? क्या ये सामाजिक भेदभाव जो होते हैं दूसरी जो हरियाणा की महिलाएं उनके साथ भी है? नहीं सर, उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली, आप देखो ना, उनकी फैमिली होती है, अगर वो कुछ एक्शन ले तो उनकी फैमिली तुरंत एक्शन में आ जाती है। अगर ससुराल वाले कुछ बोले तो फैमिली तुरंत खड़ी हो जाती है। हमारे यहाँ पे दिक्कत है, हमारी फैमिली नहीं आ सकती है। और जिसकी आ सकती है वो भाई आवाज क्यों उठाए, अच्छे से रह रही है। सामने वाले को ये दिखाया जाता है, हमारी फैमिली वाले को ये दिखाया जाता है भाई तुम्हारी बेटी अच्छे से रह रही है। बहुत महिलाएं जो बोलती हैं, मैं खुद जाती हूँ, जब फील्ड में उतरती हूँ तो मुझे कहती है हाँ हाँ परिवार वाले हाँ बता बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फिर बाद में वो मुझे बताती है कि मुझे क्या दिक्कत है। एक हमारी बहन है, हालांकि वो इंटरव्यू उसने मुझे कभी नहीं दिया, उसकी 6-7 बेटियां हैं, वो गोबर उठाती है। गायें इतनी ज्यादा है उनके घर पे कि बिना मतलब के ही, उनका कोई मतलब नहीं है रखने का, फिर भी वो रख रहे। वो गली में चलते चलते रोटी खाती है। एक दिन मैं मिली, कह रही क्या, कह रही अंजुम रोटी खा ले। मैंने कहा गली में? कह रही मुझे तो यही टाइम है। वो गली में चलते चलते रोटी खा रही है। उसका मतलब ऐसा है कि वो सिर्फ एक नौकर के तौर पे है। तो जिस तरह से एक सामाजिक भेदभाव होता है, बिहार और झारखंड की लड़कियां जब यहाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव है, पारिवारिक जो फैमिली राइट्स हैं वो पूरे नहीं मिल पाते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा कि जिस तरह के, जैसे हम बिहार और झारखंड में पत्नियों के अधिकार होते हैं, या फिर कोई ऐसा मसला हो जाता है जिस पर उस मसले पर दोनों पक्ष के लोग बैठ करके मिलजुल करके किसी राय मशवरे पर करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इतनी दूर से लड़की के परिजनों का आना संभव नहीं होता, और इस वजह से यहाँ की लड़कियां जो हैं अपने मन की पीड़ा को दबाए रखती हैं। जैसा कि हमने ये भी बताया कि अंजुम जो है पारो वॉइस के नाम से यूट्यूब चला रही हैं, और वो टेक्निकली जो है काफ़ी स्ट्रांग हुई है, काफ़ी मेहनत कर रही हैं तकनीकी तौर पर। यूट्यूब में पारो वॉइस के माध्यम से वो दूसरी महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, उन तक उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही हैं। अंजुम, ये बताइए, रिपोर्टर एंकर के तौर पे आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा अनुभव जो है कि मतलब जब मैं फील्ड में उतरी, हालांकि पहले तो मेरे फैमिली वाले का जो है प्रेशर था, पर मुझे लगता था कि भाई ये तो बस यहीं तक है ना। क्योंकि शुरू शुरू मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू लेना शुरू किया था, फील्ड का मेरा कोई तजुर्बा नहीं था। पर जैसे जैसे मैं फील्ड में उतरी, मुझे पता चला कि भाई इनके बीच एक ऐसा रिपोर्टर का होना जरूरी है जो इनके साथ इनके दुख बांट सके। और वो जो है मुझे मौका मिला। जब मैं फील्ड में उतरी तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी बात रख नहीं पाती है,
वो मुझ तक पहुँची, मैं उन तक पहुँची, तो ये अनुभव जो है मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है। अंजुम से हम पूछेंगे कि किस तरह का आप अनुभव महसूस करती हैं और किस तरह का बदलाव चाहती हैं? ये जो पारो वॉइस है ये अनकही महिलाओं की आवाज़ है, जो महिलाएँ अपने लिए नहीं आवाज़ उठा सकती है। बहुत ऐसी महिलाएँ हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा हम सबका जितने भी हम महिलाएँ हैं उन सबका पारो वॉइस पे मैं दिखाऊँ ताकि उनकी आवाज़ दुनिया सुने। अगर वो खुद नहीं खड़ी हो पा रही हैं तो लोग उनके लिए खड़े हो जाएँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत चीज़ें नहीं देख पाते। तो मेरा एक अनुभव ये है कि मैंने देखा कि मतलब जो महिलाएँ हैं वो बोल नहीं पाती हैं। फील्ड में उतरने के बाद मैंने ये सीखा कि बोलना बहुत ज़रूरी है और बोलने के लिए सामने वाले का होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है उन महिलाओं को वो चीज़ ही नहीं मिलती है। ना बोलने का अधिकार दिया गया है बिहार, बंगाल की जितनी भी औरतें हैं, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, तो उन्हें वो अधिकार कैसे मिलेगा? तो वो जो है वो अधिकार हम उन्हें पारो वॉइस पे देते हैं। हम कहते हैं भाई तुम खुल के बोलो, सुनने के लिए हम तैयार हैं और मदद करने के लिए जो हमारे चैनल को देखते हैं वहाँ पे वो उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो मैं पारो वॉइस पे कर रही हूँ, पर देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कभी इसमें आपको परेशानी महसूस की, क्योंकि उन आवाज़ों को जब सामने लाते हैं तो समाज के पुरुष समाज से कहीं न कहीं कुछ खतरा होता है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल, बहुत किस बार तरह का खतरा महसूस मतलब होता है? बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं जा रही हूँ उनसे बात करें, कहीं उनकी फैमिली वाले उन पे प्रेशर ना बनाए या फिर उनकी वजह मेरी वजह से उन्हें मार-पीट ना हो या फिर मेरी खुद की जो लाइफ है उसका उसे खतरा ना हो जाए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मुझे बहुत ऐसे गाँव हैं जो पैदल कवर करने होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही खुद के साथ या फिर उन महिलाओं के साथ। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, अगर मैं आगे बढ़ी निडर होके तो वो मेरे साथ-साथ मेरे पीछे तो ज़रूर चलेंगी। अगर मैं 1 कदम बढ़ाऊँ तो क्या पता वो 2 कदम बढ़ा लें। तो इसलिए मैं उनका चाहती हूँ कि वो मेरा साथ दें, मैं उनका साथ दूँ। उन्हें वो हक मिले जो हरियाणा में नहीं मिलता है। पारोवास की मदद से उन महिलाओं को जोड़ने की मुहिम है जो अंजुम चला रही हैं, और अंजुम के इस प्रयास को, इस पूरे मुहिम को समर्थन की ज़रूरत है सारे लोगों से। और किस तरह का आप चाहती हैं, किस तरह की जो है आप उम्मीद रखना चाहती हैं लोगों से? देखिए, सबसे पहले तो ये है जिनके घरों में मारपीट होता है, वो अगर पुलिस तक जाती हैं तो वो पुलिस वाले भी उन्हें ये कह देते हैं, "भई तुम बिहार से आई क्यों थी?" अरे जब उनकी मुश्किल थी तो आई है ना वो उनकी दरख़्वास्त नहीं लिखते हैं। दूसरी गाँव वाले सरपंच को बुला के या फिर पंचायत मेंबर को बुला के वो वहीं पे मैटर ख़त्म कर देते हैं। अगर पुलिस वालों की मदद होगी, वो बात को आगे बढ़ाएँगे तो क्या पता उन्हें एक एक कड़ी मिल जाए ना, जिसे कहते हैं कि अगर घर का दरवाज़ा हम लगाएँगे तो ही हम सेफ रह पाएँगे। तो उन्हें एक कड़ी मिल जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है हमारे पुलिस वगैरह वो अच्छे से एक वो बनाएँ कि भई हम इन्हें सेफ रखेंगे। दूसरी जो है हमारी पंचायत वो भी थोड़ी-सी वीक है बिहार वालों के मामले में। तो जो महिलाएँ खुद के लिए खड़ी नहीं हो रही है, अगर हमारा चैनल कोई देख रहा है और वो आवाज़ उठाना चाहता है उस महिलाएँ के लिए, तो वो वहाँ पे हमें टैग करके वो उनकी आवाज़ उठा सकता है ना। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं हूँ, मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, तो आप मेरी आवाज़ उठा सकते हो। तो वहाँ पे वो लोग हमें टैग करके वहाँ पे उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर उन्हें आर्थिक की चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन्हें वो दे सकते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, तो वो मदद कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत ऐसी है हमारे पास एक महिला ऐसी है जो बिहार से बच्चे लेके आई है। अब उस बच्चे को लेकर उसे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चाहे तो उसके एजुकेशन में या फिर उसके डॉक्यूमेंट में या फिर किसी और चीज़ में उसकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। अंजुम, एक जो आखिरी सवाल होगा इस जी पूरे सर। कार्यक्रम का, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पारो वॉइस जो है, जिस तरह से आप काम कर रही हैं, क्या कुछ बदलाव दिखा? क्या कोई ऐसे केस के बारे में बता सकती हैं कि जिसके दे जि जि उस वीडियो, आपके उस वीडियो को देखने के बाद किसी महिला की ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ हो? कोई जी, ऐसा केस है, जैसा कि आपने पहले एक बताया था कि आपकी वीडियो को देखने के बाद कोई पति उसका वापस आ गया जी, था, जी, ये वो घटना हम जानना चाहेंगे। जी, वो पानीपत की थी। जी। मैंने उसका इंटरव्यू लिया। जी। वो बेचारी बहुत परेशान थी अपने पति से
उसका पति उसे छोड़ के हरियाणा वाली औरत के साथ चले गए, जबकि वो लीगल तौर से सही नहीं था। उसने उससे शादी नहीं की थी भाई, उसको उससे कोई मतलब नहीं बनता था, तो वो उसे खर्चा नहीं दे रहा था, उसके पास बच्चे थे, वो घर से बाहर जाते थे काम करने के लिए। तो जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया, उसने खुल के मतलब अपनी आवाज उठाई, हालांकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। जी। तो जब उसके पति ने वो वीडियो देखा ना, जी। तो वो उसके पास वापस आ गया कि भाई कहीं इसकी कोई मदद ना कर दे। उसने एक ये भी बात कही थी कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है, पुलिस वगैरह भी उसकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, दरखास्त नहीं लिखते हैं, घर लाते हैं, फिर वो भाग के चला जाता है। पर अब जो है वो उस वीडियो के डर गया वो शायद, या फिर वो और कोई दूसरा एक आध कोई मामला कोई ऐसा जिससे एक असर हुआ हो आपके किसी इंटरव्यू या स्टोरी करने से? एक तो ये हुआ है कि अब जो महिलाएं हैं बाहर की, वो अगर मैं ना भी जाऊं उनके पास, तो वो मुझे खुद बताती हैं कि इस गांव में एक लेडीज है, बहुत परेशान है, जाके देखो अगर तुमसे बात कर ले। तो ये जो है बिहार वालों में जो औरतें हैं, पारो वॉइस की वजह से उनमें एक चेंजिंग तो आई है हरियाणा के अंदर, कि वो मुझे लीड करती हैं कि भाई तुम यहाँ जाओ, अगर कोई मदद हो सके तो तुम करो। मैं हालांकि वहां जाती भी हूँ, कोशिश भी करती हूँ, पर मेरे एक अकेले की कोशिश करने से कुछ नहीं हो सकता। चलिए, कहते हैं कि एक कोशिश तो जरूरी है किसी भी कामयाबी के लिए, और हम इस आपसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते थैंक यू हैं। सो मच। और पारो वॉइस जो है वो बदल रहा है, एक अंजुम एक चेहरा बनी है पारो वॉइस के माध्यम से, और पारो वॉइस एक आवाज बना है पूरे उन सभी महिलाओं के लिए जो बिहार और झारखंड से आई हैं और जो सामाजिक प्रताड़ना और या की शिकार हैं, और जिनके लिए जिनकी जिनकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। हम इसी तरह से और दूसरे नए वीडियो, नए लोगों से, नई महिलाओं से और इस क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।